आज क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है वॉइस प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन अभी सब कुछ ठीक हो गया है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं वर्ब्स के बारे में। किसके बारे में? वर्ब के बारे में। पीछे की जो क्लास थी उसमें हमने कोशिश की थी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, इन सब का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की। लेकिन आज की जो क्लास है इसमें सिर्फ और सिर्फ हम वर्ब को ही समझेंगे। वर्ब के टाइप्स क्या हैं, वर्ब की फॉर्म्स क्या हैं और वर्ब को कहां कहां पर और कैसे कैसे जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चों को गुड इवनिंग। जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइए, फिर करते हैं क्लास को स्टार्ट। और वीडियो को भी सभी बच्चे लाइक जरूर करेंगे। तो देखो, ये जो वर्ब है ना, ये वर्ब वैसे तो कई तरह की होती है। आपने देखा होगा कि जो वर्ब है आप इसको मुख्य रूप से जो है दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, ये जो वर्ब है जिसको आप वर्ब कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, असलियत में आप जो वर्ब को पढ़ते हैं ना, ये लगा लो ये कोई एक तरह की वर्ब नहीं होती है, इसमें बहुत सारे हिस्से आपके आते हैं। ठीक है, आप सोचते हैं कि वर्ब सिर्फ हम काम को कहते हैं, नहीं, वर्ब सिर्फ आपका काम ही नहीं होता है। वर्ब जो होती है उसको देखो अलग से हम डिवाइड करते हैं दो भागों में। एक तरफ हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। कौन सी वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, एक तरफ हम लिखते हैं मेन वर्ब। कौन सी वाली वर्ब? मेन वर्ब। तो दोनों ही वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब भी वर्ब है, मेन वर्ब भी वर्ब है। लेकिन ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हिंदी में यदि देखें तो इसको हिंदी में बोलते हैं जो मेन सिर्फ हमने यहां पर जो आपकी वर्ब है उसको दो भागों में हमने बांटा है। एक तरफ आपकी आई हेल्पिंग वर्ब और एक तरफ आपकी आई मेन वर्ब। ठीक है, अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इसमें भी आपके दो टाइप्स होते हैं। एक तरफ तो वो होती है जहां पर आप मॉडल्स को पढ़ते हैं। मॉडल वर्ब आपने देखी होगी, है ना, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यहां पर आप मॉडल्स को पढ़ते हैं। और जो दूसरा भाग इसका होता है उधर हम पढ़ते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। ये जो दोनों टॉपिक थे ये हमने जो हमारी कल की वीडियो थी उसमें अच्छे से इनको समझ लिया था कि भाई मॉडल्स क्या होते हैं और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में किस तरह के वर्ब्स जो हैं वो हम काउंट करते हैं। ठीक है, अब जो आज की क्लास है इसमें हम मेन वर्ब के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भैया ये जो मेन वर्ब है इसको कैसे समझें। ये वो वाला हिस्सा होता है जो आप अपने सेंटेंस में काम करते हैं। असलियत में ये वाला हिस्सा होता है एक्शन वर्ब का, जहां पर आप एक्शन वर्ब के बारे में बात करते हैं, स्टेट वर्ब के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो वो ये वाला हिस्सा होता है। इधर वाली जितनी भी एक आपको चीजें दिख रही हैं ये सब की सब क्या है? ये सब की सब आपकी ज्यादातर समय को बताने में या संभावना को बताने का काम करती है, ये इधर वाली जितनी भी है। ठीक है, आप जितनी भी वर्ब की फॉर्म्स पढ़ते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, ये जितनी भी फॉर्म्स हैं ये सब की सब आपकी इधर वाली है। ये वाली जो मेन वर्ब आपको दिख रही है इसी की ये जितनी भी फॉर्म्स हैं आपको दिखती है। ठीक है, अब आज की वीडियो में हम इन्हीं को पढ़ेंगे और इन्हीं के ऊपर जो हमारा आज का फोकस रहेगा वो रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए कि ये जो वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है इनको हम किस किस नाम से जानते हैं। ठीक है, वर्ब की जो 5 फॉर्म्स आपकी होती हैं इनको हम किस किस नाम से जानते हैं। तो आज क्या कि ये जो इसकी 5 फॉर्म्स हैं, जैसे पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म, चौथी फॉर्म और 5वीं फॉर्म, इनको किस किस नाम से जानते हैं। देखो, जो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इसको बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलते हैं? प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। जो इसकी सेकंड फॉर्म होती है इसको बोलते हैं पास्ट फॉर्म। ठीक है, इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और उसके बाद जो फोर्थ फॉर्म होती है इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, और जो फिफ्थ फॉर्म होती है जिसमें आप एस या ईएस लगा के जो है अपना जो वर्ब है उसको बनाते हैं। जब आप किसी में एस या ईएस लगाते हैं तो उसको फिफ्थ फॉर्म के अंदर हम काउंट करते हैं। ठीक है, इसको आप सिंगुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं क्योंकि ये एक तरह से जो वर्ब है ना उसको सिंगुलर बना देती है। देखो, सिंगुलर प्लूरल तो आपने देखे होंगे, सिंगुलर यानी कि सिंगल, है ना। अब जो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना उनके साथ ज्यादातर आप तो फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल ही करते हैं। सिंगुलर कौन कौन से सब्जेक्ट है? जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, है ना, ये सब क्या है? ये सिंगुलर है। या फिर किसी व्यक्ति का नाम, अगर वो थर्ड पर्सन में है, किसी व्यक्ति का नाम है, उसके साथ भी आप वर्ब की 5वीं फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट, ये जो वर्ब की फॉर्म्स हैं इनकी अलग अलग कैटेगरी होती है। अभी मैंने बताया कोई आप किसी को पार्टिसिपल के अंदर रखते हैं, किसी को प्रेजेंट की फॉर्म बोलते हैं, किसी को पास्ट की फॉर्म बोलते हैं, है ना। अब यहां पर जैसे आपका गो है, आप सब जानते हैं कि गो जो है
वो वर्ब की पहली फॉर्म है, वेंट दूसरी फॉर्म है ना, और गॉन इसकी थर्ड फॉर्म है, गोइंग फोर्थ फॉर्म है, गोज इसकी पांचवी फॉर्म है। लेकिन कुछ लोग जो है ना वो सिर्फ यहीं तक जानते हैं, थर्ड फॉर्म तक। लेकिन जो हमारी क्लासेस रेगुलर देखते हैं, पीछे के कोर्सेज जिन्होंने रेगुलर अटेंड किए हैं, उन्होंने जाना है कि फोर्थ फॉर्म और जो फिफ्थ फॉर्म है ये भी होती है। स्कूल में ज्यादातर आपको तीसरी फॉर्म तक पढ़ाया जाता है, क्योंकि इनको तो आप आईएनजी लगा के और SEIS लगा के बना ही लेते हैं। इनमें दिक्कत आती है सबसे ज्यादा कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसे बनाई जाए। तो इसके कुछ रूल्स हैं, जो कि पीछे हमारा एक 60 डेज का कोर्स खत्म हुआ था, उसमें भी मैंने आपको इसके जो रूल्स थे उनको समझाया था, ठीक है। तो इसके रूल्स जो है वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप ये देखो कि जैसे गो है, अब गो का मतलब होता है जाना। अब देखो इनमें ना कई तरह की वर्ब आपको मिलेंगी। कुछ तो ऐसी होंगी जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है, कुछ ऐसी होंगी जिसकी सेकंड और थर्ड दोनों अलग अलग है, कुछ ऐसी होंगी जिसकी पहली भी, दूसरी भी और तीसरी फॉर्म तीनों ही अलग अलग है, ठीक है। कुछ ऐसी हैं जिनकी तीनों ही सेम सेम है। तो हर तरह की जो वर्ब है वो आपको देखने को मिल सकती है। अब जैसे गो है, गो का मतलब होता है क्या, जाना। सेकंड फॉर्म गॉन, सॉरी सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म आपकी होती है गॉन, ठीक है, ये सबको आता है। ईट का मतलब होता है खाना, सेकंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म आपकी ईट, जो ईटन है वो हो जाएगी, ठीक है। राइट, रोट, रिटन। तो आप सोच रहे होंगे कि जैसे इनके पहली फॉर्म का मतलब है जाना, खाना, लिखना, तो इनकी दूसरी और तीसरी फॉर्म में इनकी जो हिंदी है उसका मीनिंग क्या होगा। देखो वो आपके सेंटेंस पे डिपेंड करता है, बाकी काम इनका यही रहेगा। इस वर्ब, इसका मतलब भी लिखना ही, जाना ही है, और इसका मतलब भी जाना ही है। लेकिन आप ये भी इनको देखो, जैसे ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट में इस्तेमाल करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। तो जो सेकंड फॉर्म है इसमें क्या होता है, अब जिस तरह का आपका सेंटेंस रहेगा, जैसे हमने बोला जाने के बारे में, तो हम बोलेंगे वो गया, तो हम गया इसको सेकंड फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि वेंट की हमने क्या बना दी हिंदी, गया। बाकी है इसका मतलब जाना ही, ठीक है। तो वो सेंटेंस में जिस तरह से जो चीज फिट बैठती है उसके हिसाब से हम मीनिंग बना देते हैं, ठीक है। राइट, रोट, रिटन। और ये जो इसकी आईएनजी वाली फॉर्म है, इसमें कोई भी वर्ब हो उसकी पहली फॉर्म में आपको आईएनजी लगा देनी है, आपकी फोर्थ फॉर्म जो है वो बनके रेडी होगी। और जो फिफ्थ फॉर्म है इसमें आपको आपकी जो पहली फॉर्म है उसमें एस या ईएस का जो है इस्तेमाल करना है, ठीक है। वर्क, वर्क में सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों में हमने क्या लगाया है, ईडी लगाया है, ताकि ये सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी बनके रेडी हो जाए। उसके बाद आईएनजी और फिर हमने एसईआईएस का इस्तेमाल किया है। लाफ, इसमें भी देखो, इसमें भी हमने ईडी लगाया है और इसमें आईएनजी और एसईआईएस होता है आगे, ठीक है। तो ये तो हो गया भैया एक तरह से, मतलब इनको समझना। अब हम देखेंगे कि इनके कॉन्सेप्ट को कैसे समझे, इनको भैया याद कैसे करेंगे, याद भी तो करना है हमें, है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि इनका यूज कैसे करना है, यानी कि इंग्लिश ग्रामर में किस तरह के कॉन्सेप्ट्स के साथ, किस तरह की जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उनके साथ हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। या फिर पहले मैं आपको इस्तेमाल बताऊं, उसके बाद जो है इनका जो बनाने का तरीका है उसको बताऊं। तो पहले हम इनका इस्तेमाल ही देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इनको बनाने के रूल्स देखेंगे। देखो, हाउ टू यूज वर्ब फॉर्म्स, वर्ब की जो फॉर्म्स हैं उनका इस्तेमाल कैसे करें। पहली बात तो ये, आपके इंग्लिश में जितने भी कॉन्सेप्ट है, जैसे कि टेंस है, ठीक है, टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है मॉडल्स, मॉडल्स में भी आप इनका इस्तेमाल करते हैं। थर्ड नंबर पे है जो आपके मतलब, ना तो आप उनको मतलब ऐसे बोलोगे कि भैया मॉडल्स के कॉन्सेप्ट में है, ना आप उनको ऐसे बोलोगे कि भैया तो टेंस का कॉन्सेप्ट है, मतलब वो एक तरह से अलग होते हैं, ठीक है। अदर जो कॉन्सेप्ट होते हैं, अदर कॉन्सेप्ट की कैटेगरी में आप इनको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर जो मेन चीजें हैं वो टेंसेस है, मॉडल्स है, और अदर जो है इनमें सब कुछ आ जाएगा। अब देखो इधर हम जो है एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम किसको, जो हमारी वर्ब की पहली फॉर्म है, फिर देखेंगे वर्ब की दूसरी फॉर्म को, ये तो बहुत कम इस्तेमाल होती है, ठीक है। फिर देखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म को, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद वर्ब की जो हमारी पांचवी फॉर्म है उसको देखेंगे, ठीक है, वर्ब की पांचवी फॉर्म। सबसे पहले वर्ब की पहली फॉर्म कहां पे इस्तेमाल होगी, वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल आप कर सकते हैं प्रेजेंट में, ठीक है। प्रेजेंट में कहां पर, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी नॉर्मल आपकी मॉडल वर्ब है वहां पे भी आप वर्ब की पहली फॉर्म लगा देंगे। इसके अलावा आप कहां पर कर सकते हैं, कोई भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है और उसके साथ आपका टू आया हुआ है, क्या आया हुआ है, टू। कोई भी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर टू है,
है ना। वैसे तो ये चीज जो है आपकी, ये जो अदर कॉन्सेप्ट है ना, इसके अंदर काउंट होती है, ये वाली जो हेल्पिंग वर्ब प्लस टू वाली है, तो इसको आप अदर कॉन्सेप्ट में काउंट करोगे, ठीक है। कोई भी हेल्पिंग वर्ब है आपकी, जैसे हैज हैव हो गया, हैड हो गया, इज एम आर हो गया, वाज वर हो गया, तो इनके साथ अगर आप टू लगाते हैं तो वर्ब की पहली फॉर्म आपको इनके साथ इस्तेमाल करनी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ आपकी गिनी चुनी हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि डू हो गया, डज हो गया और डिड हो गया। ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इनके साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म ही आएगी। कुछ लोगों का मतलब, कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को ये लगता है कि वर्ब, ये जो डिड है ना, इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। क्यों लगता है उनको ऐसा? क्योंकि इसको पास्ट के इंडेफिनिट में इस्तेमाल करते हैं और उसमें आपने सुना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, लेकिन वो वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य में ही लगती है, सब में नहीं लगती है, ठीक है। तो डू, डज और डिड के साथ हमेशा दिमाग में रखो कि वर्ब की पहली फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है। उसके बाद देखो ये तो है ही है, इसके अलावा आप जैसे हैज हैव के साथ टू लगाते हैं, इज एम आर के साथ टू लगाते हैं, वाज वर के साथ टू लगाते हैं, हैड के साथ टू लगाते हैं, तो भी वर्ब की पहली फॉर्म आ जाएगी। फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस में जहां पर विल का इस्तेमाल आप करते हैं, वहां पर भी वर्ब की पहली फॉर्म आप लगा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, मैं सिर्फ उनको ही लिखवाऊंगा जिनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। वैसे तो पता नहीं कहां कहां वर्ब की पहली फॉर्म आप लगा दोगे, लेकिन जो हमारे काम की है उन्हीं को हम लिखवाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद और किसमें होती है? एक होती है आपके फ्यूचर में, ठीक है। जो फ्यूचर का इंडेफिनिट है, इसमें भी आप वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इनके नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म कहां पे लगती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी पास्ट के इंडेफिनिट में। किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। बस इकलौता ऐसा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट जो वर्ब की सेकंड फॉर्म को अकेला ही कवर करके बैठा है, इसने किसी और के साथ इसको शेयर किया ही नहीं। तो इकलौता पास्ट इंडेफिनिट है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और कहां पर होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म? पास्ट इंडेफिनिट के जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, जो साधारण से वाक्य होते हैं, जिनको आप अफर्मेटिव बोलते हैं। वैसे अफर्मेटिव के अंदर जो है आप कई बार नेगेटिव को काउंट करते हैं, ठीक है, लेकिन आप ये लगो कि सिंपल सेंटेंस, जो साधारण वाक्य होते हैं ना, जिसमें कोई नकारात्मक भाव नहीं होता, प्रश्नवाचक वाला भाव नहीं होता, वहां पर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां पे लगेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप इस्तेमाल करते हैं सबसे ज्यादा कहां पे करते हैं? परफेक्ट टेंस में, ठीक है। कौन से टेंस में? परफेक्ट। अब ये परफेक्ट कौन सा टेंस होता है भैया? प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट, फ्यूचर का परफेक्ट। तीनों ही टेंसेस में आप परफेक्ट में किसका इस्तेमाल करते हैं? थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और आप यूज करते हैं इसको पैसिव वॉइस में। कहां पर? पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में तो हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगेगी, चाहे कोई सा भी टेंस हो, है ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, कोई भी हो, आप क्या करते हैं? तीसरी फॉर्म को लगाते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ टू बी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? टू बी। किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ टू बी लगा हुआ है, आप उसको पैसिव वॉइस में ही काउंट करोगे, लेकिन मैंने इसको अलग से लिखा है, ठीक है, क्योंकि जो पैसिव वॉइस आप टेंसेस में पढ़ते हैं ना, उनमें कहीं भी टू बी नहीं आता है, उनमें सिर्फ बीइंग आ जाएगा, बिन आ जाएगा, टू बी नहीं आएगा। तो ये टू बी जो है इधर वाला, ये आपके अदर कॉन्सेप्ट का हिस्सा है, ठीक है। तो टू बी कहीं पर दिखे, जैसे हैज टू बी, हैव टू बी, इज टू बी, एम टू बी, आर टू बी, वाज टू बी, वर टू बी, तो आपको वर्ब की तीसरी फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है। तो टेंसेस में हो गया, पैसिव वॉइस में हो गया, हेल्पिंग वर्ब में हो गया। इसके अलावा अब हमारा कॉन्सेप्ट बचता है मॉडल्स का। तो मॉडल वर्ब जो होती हैं, इनमें जब आप हैव लगाते हैं, मॉडल वर्ब के साथ जब आप हैव लगाओगे तो भी वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है, अगर वहां पे वर्ब लगानी है तो, ठीक है। जैसे कि कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, तो वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी। इसके अलावा मॉडल वर्ब का जब आप पैसिव बनाओगे तो आप मॉडल में ज्यादातर क्या लगाते हैं? एक तो हैव बीन लगाते हैं, ठीक है, या फिर मॉडल के साथ बी लगाते हैं। इस वाले केस में भी जब आप मॉडल को पैसिव बनाओगे, इस वाले केस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन पैसिव वाले केस में मॉडल के साथ बी तो नॉर्मली वैसे भी लगा देते हैं कहीं पर होने वाले सेंस में, जैसे कि वो घर पर है या फिर वो घर पर हो सकता है, तो बोलते हैं ना ही मे बी एट होम, ही कैन बी एट होम। तो मतलब यहां पर हम सिर्फ उसकी अवस्था बता रहे हैं, सिंपल सेंटेंस है। लेकिन अगर आपको पैसिव वॉइस में बनाना है, वर्ब बतानी है, तो तब अगर आप उसको चाहते हैं तो आप उसको मॉडल के साथ हैव बीन लगाओ या बी लगाओ, ठीक है, आप उसको पैसिव वॉइस में भी बना सकते हैं। तो थर्ड फॉर्म हम यहां पर इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बारी आती है फोर्थ फॉर्म की। अगर आपको पता है तो मुझे एक बार कमेंट करके बताओ कि वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है उसका इस्तेमाल हम कहां कहां पर कर सकते हैं, ठीक है।
आज आपकी थोड़ी कमेंट में कम देखूंगा क्योंकि आज जो वॉइस की प्रॉब्लम है ना ये थोड़ी हो रही है, तो मुझे इसको बार बार देखना पड़ रहा है कि वॉइस आपको सही से आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, क्लासेस का जो टाइम है वो आपका वही रहेगा सेम, रात को 9 बजे। कल की क्लास वॉइस की वजह से खराब हो गई थी, कोई बात नहीं, उसको किसी और दिन ले लेंगे, किसी और दिन उस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से समझ लेंगे। ठीक है, चलो तो वीडियो को सभी बच्चे लाइक भी जरूर कर देंगे। ठीक है, आज भाई वो पहले वाली जो वीडियो थी सुबह से जो चल रही थी वो तो बिल्कुल खराब हो गई है, क्योंकि उसमें वॉइस की प्रॉब्लम नहीं है, ये दोबारा से बनाई हुई वीडियो है, मतलब दोबारा से इसको शेड्यूल किया गया था, तो इसमें पुराना एक भी लाइक नहीं मिलेगा। अगर आपने उस पर लाइक किया था तो इसको दोबारा से आपको लाइक करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो एक बार चेक कर लो आपने लाइक किया है नहीं किया है। अब वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है इसका इस्तेमाल कहां पे होगा? देखो वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब मैंने भी आपको क्या बताया था, आईएनजी वाली फॉर्म। कौन सी फॉर्म? आईएनजी। तो आप जितनी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं वो सब की सब आपकी यहां पे आएंगी। अब देखते हैं कहां कहां पे लगाते हैं। एक तो कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है आपका, कॉन्टिन्यूअस टेंस तो आप जानती है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इनमें क्या क्या इस्तेमाल होता है? इज एम आर, वाज वर, है ना, और इसके अलावा विल बी। प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर और फ्यूचर में विल बी। तो जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है यहां पर आप आईएनजी लगाओगे, और आप लगाओगे जो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। एक तो नॉर्मल कॉन्टिन्यूअस है, एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, जिसमें आप सिंस फॉर का इस्तेमाल करते हैं। वहां पर भी आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे, आईएनजी वाली फॉर्म्स का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा यदि आप मॉडल वर्ब में कॉन्टिन्यूटी दिखाना चाहते हैं तो मॉडल वर्ब के बाद बी और बी के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का आप इस्तेमाल करोगे। मॉडल वर्ब में ऐसा कुछ दिखाना है कि जैसे उसे खेल रहा होना चाहिए, बोलते ना यार मेरे हिसाब से उसे खेल रहा होना चाहिए। और मैंने मॉडल वर्ब्स में जो 60 डेज वाला कोर्स था उसमें अच्छे से आपको इन टॉपिक्स को करवाया था और इनका रिवीजन भी, प्रैक्टिस भी मैंने आपको कराई थी। अगर आपने उस कोर्स को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर जाइए इंग्लिश विद चिंटू पर, वहां पर 60 डेज की जो प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगी, वहां से जाकर आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला था कि यार उसे खेल रहा होना चाहिए, तो मैं कैसे बोलूंगा? मैं बोलूंगा सबसे पहले सब्जेक्ट जिसे खेल रहा होना चाहिए यानी कि उसे, ही। उसके बाद मुझे मॉडल वर्ब के बाद बी लगाना पड़ेगा, ही शुड बी। अब जैसे ही मैंने मॉडल के साथ बी लगाया और मैं कॉन्टिन्यूटी को दिखाना चाहता हूं ना, तो मुझे आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करनी पड़ेगी, प्लेइंग, है ना, खेलने के लिए। तो ही शुड बी प्लेइंग, उसे खेल रहा होना चाहिए। ही शुड बी वॉचिंग टीवी, यार मेरे हिसाब से तो उसे टीवी देख रहा होना चाहिए। ठीक है, तो किसी को कुछ कर रहा होना चाहिए। तो कॉन्टिन्यूटी को आप यदि मॉडल वर्ब्स में दिखाना चाहते हैं तो मॉडल वर्ब के साथ बी लगा के वर्ब की फोर्थ फॉर्म का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, यही चीज अगर पैसिव वॉइस में जाएगी तो आप फिर इसको हैव बीन के द्वारा रिप्लेस कर दोगे, पैसिव वॉइस में भी बन जाएगा। ठीक, उसके बाद और कहां पे आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, मॉडल वर्ब के साथ बी में कॉन्टिन्यूटी को दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बस ज्यादातर यही चीजें हैं जहां पर फोर्थ फॉर्म लगेगी। और जो पांचवी फॉर्म है ये कौन सी होती है? जिसमें आप एस या ईएस लगाते हैं। अब ये सिर्फ कहां पर लगेगी? ये सिर्फ कुछ गिने चुने सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से है वो? उनको हम नाम देते हैं थर्ड पर्सन। क्या नाम देते हैं? थर्ड पर्सन में सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। बस इन्हीं के साथ जो है हम एस या ईएस वाली यानी कि वर्ब की पांचवी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो कौन से सब्जेक्ट है। सबसे पहले ही, शी, इट और किसी भी एक सिंगल व्यक्ति का नाम। ठीक है, ही, सी, इट और किसी भी एक व्यक्ति का नाम यदि आप लेना चाहते हैं तो उसके साथ अगर आप चाहें तो वर्ब में एस या ईएस लगा सकते हैं। लेकिन ये जो फॉर्म है, ये जो एस या ईएस वाली फॉर्म है, अब ये एक पर्टिकुलर किसी टेंस में भी लगती है, जैसे कि पास्ट के इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। उसी तरह से वर्ब की जो पांचवी फॉर्म है एक फिक्स टेंस है, अगर आप जानते हो उसका नाम, तो वो है प्रेजेंट। प्रेजेंट का कौन सा? इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जब ये वाले सब्जेक्ट आप उसमें इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब आप इन वाले सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो ही आप वर्ब की फॉर्म में एस या ईएस लगाओगे, वरना प्रेजेंट इंडेफिनिट तो मैंने यहां पे भी लिखा हुआ है, फिर यहां पे कौन सा वाला है, यहां पे कौन सा वाला है? यहां पे वो वाला है जहां पे सब्जेक्ट ये नहीं होंगे। यहां पे जो है ना फर्स्ट फॉर्म वाला, यहां पे सब्जेक्ट ये वाले नहीं मिलेंगे, ही, सी, इट या किसी का नाम। यहां पे इनके अलावा जो भी सब्जेक्ट बचा है, आई, वी, यू, दे, ये सब के सब ये वाले हैं, इनके साथ पहली फॉर्म लगती है। इनके साथ और इनके साथ ऐसी गड़बड़ी क्यों है? क्योंकि ये जितने भी सब्जेक्ट है ना, ये सबके सब सिंगुलर सब्जेक्ट है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर हम इनको रखते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर चाहिए,
इंग्लिश की एक खासियत है, देखो एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं ना, इंग्लिश में भी है, सबसे ज्यादा तो यहीं पे है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है इंग्लिश में। यदि आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, यदि आपका जो सब्जेक्ट है और आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, देखो अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर, तो उसको सिंगुलर ही आपकी क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, या फिर सिंगुलर ही उसको आपकी हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ठीक है। सिंगुलर चीज को सिंगुलर चीज चाहिए, अगर कोई चीज आपकी प्लूरल है तो प्लूरल को प्लूरल चाहिए। अब इंग्लिश में क्या होता है, आपको एक कॉन्सेप्ट में समझाता हूं, देखो अगर आप किसी भी वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है, ठीक है, सिंगुलर बन जाती है। लेकिन अगर उसमें एस या ईएस आप नहीं जोड़ रहे हैं, वो नॉर्मली यूं ही लिखा हुआ है। अब जैसे मैंने लिखा है प्ले, क्या लिखा हुआ है, प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना, सब जानते हैं कि प्ले का मतलब होता है खेलना, और मैंने लिख दिया गो, गो का मतलब होता है जाना, ठीक है। अब ये नॉर्मली पहली फॉर्म के रूप में लिखी हुई है, ठीक है। तो ये जो वर्ब यहां पे लिखी हुई है ना, ये वर्ब यहां पे क्या है, ये क्या आपके यहां आपको सिंगुलर दिख रही है, ये सिंगुलर नहीं है, ये क्या है, ये सिंगुलर वर्ब नहीं है, ये प्लूरल वर्ब है, क्या है, प्लूरल। तभी तो ये आई के साथ लगती है, वी के साथ लगती है, यू के साथ लगती है, दे के साथ लगती है ना। अभी हमने पीछे सीखा ना ये चीज, ये जो वर्ब की पहली फॉर्म है नॉर्मल वाली, तभी तो ये इनको छोड़ करके सभी के साथ लगती है, आई वी यू दे इनके साथ। लेकिन जब हम इसमें एस या ईएस लगा देते हैं, जैसे प्लेज कर दिया है ना, गोज कर दिया, अब ये क्या बन गई, अब इनमें जैसे ही मैंने एस या ईएस लगाया, अब ये बन गई सिंगुलर, क्या बन गई, सिंगुलर। और जब अब ये सिंगुलर बन गई है तो अब इनको सिंगुलर सब्जेक्ट भी चाहिए। अब सिंगुलर सब्जेक्ट सिर्फ आपके वही हैं, गिने चुने चार, ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम, और वो है थर्ड पर्सन के सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन में भी सिंगुलर होते हैं, ऐसी बात नहीं है, सेकंड पर्सन में भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो ये एसईआईएस है ना, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही लगेगा। क्यों, क्योंकि भैया एसईआईएस थर्ड पर्सन सिंगुलर में इसलिए लगेगा कि आपके ये जो सब्जेक्ट है ना, ही, सी, इट, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आते हैं। और मैंने आपको बताया था कि आज की वीडियो में मैं आपको पर्सन कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है। पर्सन कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने बोला था कि आज मैं आपको पर्सन, ठीक है, कॉन्सेप्ट के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। देखो ये जो पर्सन कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या होता है, तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, ठीक है। एक हो गया फर्स्ट, एक हो गया सेकंड, एक हो गया थर्ड। अब ये जो पर्सन कॉन्सेप्ट है ना, इनको दो भागों में बांटा गया, एक तरफ लिखे गए सिंगुलर, एक तरफ आपके लिखे गए प्लूरल। प्लूरल का मतलब होता है हिंदी में बहुवचन, ठीक है, बहुवचन यानी कि एक से ज्यादा। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, यानी कि एक के बारे में जब बात करेंगे। अब फर्स्ट पर्सन में भी कुछ सिंगुलर प्लूरल है, सेकंड पर्सन में भी कुछ सिंगुलर प्लूरल है, और थर्ड पर्सन में भी कुछ सिंगुलर प्लूरल जो सब्जेक्ट है वो आते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई सिंगुलर में, वी प्लूरल में, सेकंड पर्सन में यू सिंगुलर में, और प्लूरल में भी यू ही है। लेकिन इधर थर्ड पर्सन में सिंगुलर में क्या है, ही, शी, इट और किसी का नाम, और किसी व्यक्ति या वस्तु या जगह का नाम आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर रखेंगे। और प्लूरल में आप रखते हैं ज्यादातर दे, क्या रखते हैं, दे। हिंदी में मीनिंग क्या होता है, आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम, यू का मतलब होता है तुम, ठीक है, या यहां पर भी यू का मतलब तुम ही है। और आप इसको अलग से भी देख सकते हैं, आपके द्वारा भी आप बोल सकते हैं, आप सब भी इसको बोल सकते हैं, प्लूरल में, प्लूरल में बोल सकते हैं सिर्फ आप इसको आप सब, सिंगुलर में खाली तुम या आप ही बोल सकते हैं, ठीक है। इधर ये जितने भी शब्द हैं इनका मतलब है वह या फिर यह है, ठीक है। और नाम का मतलब तो नाम, ये किसी के नाम के बारे में बात कर रहे हैं। दे का मतलब होता है वे या वे सब, वे या फिर वे सब, ठीक है। तो ये होता है आपका जो पर्सन कॉन्सेप्ट है। अब देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आए हैं ना, ही, सी, इट, तो इसलिए इनके साथ जो है एस या ईएस का हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सेकंड पर्सन कौन होता है, थर्ड पर्सन कौन होता है, इनके बारे में जान लीजिए। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलता है। अब जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ना, तो मैं अपने लिए किसका इस्तेमाल करूंगा, आई का। मैं क्या हूं, फर्स्ट पर्सन हूं। मेरे साथ एक और होता तो मैं बोलता हम बोल रहे हैं, तो यानी कि हम कौन होते, दो होते, तो फिर एक से ज्यादा होते तो प्लूरल में मैं किसका इस्तेमाल करता, हम का इस्तेमाल करता। तो मैं सिंगल हूं तो मैं आई का इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर मैं एक से ज्यादा है हम, तो मैं प्लूरल में वी का इस्तेमाल करूंगा। सेकंड पर्सन कौन होता है, जो सुनता है। अब मेरी बातों को सुन कौन रहा है, आप सुन रहे हैं, तो सुनने वाला कौन हो जाएगा, जिसको मैं बता रहा हूं वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा सेकंड पर्सन। अगर आप अकेले हैं तो मैं बोलूंगा आप सुन रहे हैं, तब भी मैं आप ही बोलूंगा। आप एक से ज्यादा हैं तब भी मैं आप बोल सकता हूं।
तो इसलिए यू जो है वो सिंगुलर और प्लूरल में आपका सेम रहता है, ठीक है। हिंदी में भले ही आप या आप सब बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में तो दोनों के लिए यू ही रहेगा आपका, ठीक। थर्ड पर्सन कौन होता है? थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में मैं और आप मिलके बातें कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन, लेकिन हम दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं तो किसी के बारे में तो बातचीत कर रहे होंगे। तो किसी के भी बारे में हम चुगली खोटी कर रहे हो तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड व्यक्ति है ना हमारे लिए। पहला मैं हूं, दूसरे आप है, हमारे लिए तो वो तीसरा ही है, ठीक है। तो इसलिए इनको थर्ड पर्सन में रखा गया है। मैंने बोला वह आ रहा है, मैंने आपसे बोला वो आ रहा है, तो हमारे लिए वो क्या है? तीसरा। तो किसी व्यक्ति का नाम, ही, सी, इट, ये सब के सब थर्ड पर्सन के अंदर हम काउंट इसलिए करते हैं क्योंकि तीसरे व्यक्ति होते हैं हम दोनों के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप ये जो पर्सन कॉन्सेप्ट है इसको समझ सकते हैं, और मेरे हिसाब से इसमें अब कोई आपको डाउट भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से हम जो है वर्ब की फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो वर्ब की फॉर्म्स हैं, अभी देखो हम इन सभी टॉपिक्स को आगे पढ़ेंगे, बाकी 60 डेज के कोर्स में हमने इनको कवर भी किया है। अब हम जो चीजें हैं ना वो ग्रामर को बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पीछे के जो 60 डेज का कोर्स था उसमें हमने ग्रामर को पढ़ा था कैसे, उसमें हमने ग्रामर को पढ़ा था स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से, लेकिन अब हम स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, बल्कि थोड़ा डीपली इसको लेकर जाने वाले हैं, पूरी तरह से इसको कवर करेंगे, ठीक है। चाहे 10 बच्चे भी जुड़ेंगे ना तो 10 बच्चों पे भी मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं है कि वही टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसपे ज्यादा बच्चे जुड़ते हैं। 10 बच्चे जुड़ेंगे कोई बात नहीं, 10 बच्चों को ही पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा बिल्कुल डीप डिटेल में, चाहे आपके काम का है या नहीं है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं वो जुड़ जाना, जिनको नहीं पढ़ना नहीं सीखना, सिर्फ ऐसे गोबर गणेश बन के घूमना है, वो मत जुड़ना बेशक, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे वर्ब की फॉर्म्स के बारे में हमने सीखा। अब हम देखेंगे कि ये जो वर्ब की फॉर्म्स हैं इनको बनाएंगे कैसे। इनको बनाने के कुछ रूल्स हैं, ठीक है, 5-6 रूल्स हैं। वो रूल्स मैं आपको बता देता हूं। वो रूल्स अगर आपको याद रहेंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। उससे पहले जो बच्चे हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो उनके लिए हमारा जो ऐप है इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। अल्फा स्पोकन इंग्लिश करके हमारा प्ले स्टोर पे ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। कोई इशू आता है तो ये व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पे आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम सीखेंगे रूल फर्स्ट से कि ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है ये बनती कैसे है। देखो, फर्स्ट फॉर्म को तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो खुद ही पहली फॉर्म है ना। बारी आती है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की, और बाकी फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म में तो भैया फोर्थ फॉर्म में आईएनजी, फिफ्थ फॉर्म में एसईआईएस लगेगा, उनको भी बनाने की जरूरत नहीं है। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में बच्चे अटक जाते हैं। अब देखो कैसे अटकते हैं। क्या लिखा हुआ है कि नॉर्मली सामान्यतः डी और ईडी जोड़ के हम वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म को बनाते हैं। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि आप वर्ब की जब सेकंड और थर्ड फॉर्म बना रहे हैं ना तो ज्यादातर या तो आप लास्ट में ईडी लगा देंगे या फिर डी का इस्तेमाल करके आप फॉर्म को बना देते हैं ना। ये खाली डी तब लगता है जब पीछे ई आ रहा हो, अगर ई नहीं है तो आप पूरा ईडी लिख देते हैं, फिर ई को भी लिखना पड़ता है साथ। तो नॉर्मली तो हम ई और ईडी लगा के बनाते हैं, जैसे कि इंजॉय। इंजॉय का मतलब इंजॉय करना, आनंद लेना, ठीक है। अब इंजॉय में हमने क्या लगाया? ईडी लगाया, ठीक है, सेकंड फॉर्म बना दी। अब सेकंड फॉर्म में ईडी लगा दिया ना तो थर्ड फॉर्म में भी ईडी ही लगाना है, ठीक है। सेकंड फॉर्म में अगर ईडी लगा दिया तो थर्ड फॉर्म में भी ईडी ही लगेगा 99% केसेस में। उसके बाद है अराइव। अराइव का मतलब है कहीं पे पहुंच जाना, ठीक है। अब देखो अराइव में पीछे क्या आया हुआ है? ई आया हुआ है, तो सिर्फ हमें डी लगाने की जरूरत है। तो जैसा मैंने बोला था, या तो हम डी लगाएंगे या फिर पूरा ई की साथ लगा के ईडी लगा देंगे। तो हमने अराइव में क्या लगा दिया? डी, अराइव्ड बन गया, और थर्ड फॉर्म में इसकी अराइव्ड ही रहेगी, ठीक है। इसी तरह से लाफ हो गया, इसमें पूरा हमें अब क्या लगाना है? ईडी लगाना है, ठीक है। लाफ्ड, लाफ्ड यानी कि हंसना, ठीक। वर्क, वर्क का मतलब होता है काम करना, इसमें भी ईडी लगा देंगे तो वर्क बन जाएगा, ठीक। इसके बाद है आंसर। आंसर करना, उत्तर देना किसी का, ठीक है, सवाल का जवाब देना। तो आंसर में भी ईडी लगाना है तो बन जाएगा आंसवर्ड, ठीक है, किसी का जवाब दिया। पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करोगे। और ये जो थर्ड फॉर्म है इसको ज्यादातर आप कहां पे इस्तेमाल करते हैं? पैसिव वॉइस में, परफेक्ट टेंस में ज्यादातर इनको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो पहला रूल तो यही कहता है कि ज्यादातर हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जब आपको कहीं पर ऐसा दिखे कि यहां पर तो मुझे ईडी लगा के काम चल जाएगा, आपको ऐसा लगता है, देखो बाकी ये चीजें आप जितनी ज्यादा पढ़ोगे उतनी ज्यादा आपको समझ में आएंगी, तो आप इनका इस्तेमाल करोगे, ठीक है। आगे देखो, अब नेक्स्ट ये क्या कहता है रूल नंबर सेकंड में कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है अगर उसके अंत में ई है, जो भी हमने पीछे देखा था ना, अगर नॉर्मली ई आता है तो उसमें आप क्या लगा देते हो? डी लगा देते हो, और सेकंड और थर्ड फॉर्म आपकी बनके रेडी हो जाती है, ठीक है। जैसे एडवाइज हो गया,
एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, किसी को एडवाइस देना, सलाह देना, ठीक है। तो एडवाइस में यहां तक था, अब हमने क्या एक्स्ट्रा जोड़ा है, डी जोड़ा है, तो एडवाइज्ड बन गया, ठीक है। सेकंड थर्ड फॉर्म सेम हो गई। उसके बाद है डाई, मतलब मरना, इसमें हमने क्या जोड़ा लास्ट में, डी जोड़ा, तो डाइड बन गया, ठीक है। यूज, अब यूज में डी जोड़ेंगे तो यूज्ड बन जाएगा। एब्यूज, गाली देना, एब्यूज में डी जोड़ेंगे तो एब्यूज्ड बन जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ है, यदि ई आपको लास्ट में दिख रहा है तो आप क्या लगा दोगे, डी लगा दोगे, फिर तो आंख बंद करके डी ही लगाना है आपको, ठीक है। 99% केसेज में, एक्सेप्शन सब जगह होते हैं, ये बात हमेशा याद रखनी है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने पढ़ा दिया वो ही है, बस पत्थर की लकीर यही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इंग्लिश कोई छोटी नहीं है कि भाई ग्रामर के हिसाब से पता है, छोटी छोटी चीजों को भी, टू को भी आगे पीछे लगाना पड़ जाता है, ऑफ के पीछे ये नहीं आएगा, विद के पीछे वो नहीं आएगा, ऑल्दो के पीछे वो नहीं आएगा, तो बहुत सारे रूल्स हैं। लेकिन जब स्पोकन इंग्लिश के लिए आप पढ़ते हैं तो ये सब रूल्स को आप साइड में रख दिया करो, बस अपनी बात कहने पे फोकस करा करो, ठीक है। चलो रूल नंबर 3 में क्या कहता है, यदि क्रिया के मूल रूप में, अब ये मूल रूप क्या है, क्रिया का मूल रूप मतलब वर्ब की पहली फॉर्म, ठीक है, यानी कि बेस फॉर्म जो होती है, क्रिया की बेस फॉर्म में, वर्ब की पहली फॉर्म में यदि लास्ट में क्या है, वाई है, ये कह रहा है कि जैसे ये क्रिया है, ये जो वर्ब है, इसकी लास्ट की जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म है पहली फॉर्म, इसके लास्ट में क्या है, वाई है, यानी कि अंत में वाई है, तो वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो। अब ये कॉन्सोनेंट और वोवल भी होते हैं, वोवल तो आप जानती है ना, 5 तरह के, है ना, ए ई आई ओ यू, जिनको हिंदी में बोलते हैं शायद स्वर, स्वर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ए ई आई ओ यू वोवल के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, वोवल नहीं है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, कॉन्सोनेंट। अब ए ई आई ओ यू को छोड़ करके जो भी बचा है, स्वर को छोड़ के जो भी बचा है, क्या बचा है, व्यंजन, कॉन्सोनेंट को व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी कॉन्सोनेंट बचे हैं, ठीक है, वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई को आप आई में बदल दोगे और लास्ट में ईडी लगा दोगे। अब ये देखो नॉर्मली कहना क्या चाहता है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है ट्राई, क्या लिखा हुआ है, ट्राई, ये बोल रहा है अगर इस वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, अब जैसे आर क्या है, ए ई आई ओ यू, स्वर के अंदर नहीं आता है ना, वोवल के अंदर नहीं आता है, तो ये कॉन्सोनेंट है। अगर ये कॉन्सोनेंट है, अब ये बोल रहा है कि अगर ये क्वालिफाई कर जाता है कि कॉन्सोनेंट है, तो आप इस y को यहां से फिर हटा दो और y को किसकी जगह लिख दो, y की जगह आप लिख दो यहां पे क्या, y की जगह लिख दो i। ये बोल रहा है कि y को i में बदल कर, अब हमने y को किस में बदल दिया, i में बदल दिया, और फिर क्या लगा देना है, ed लगा देना है, ed, ठीक है। तो यही इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है, देखो यही बना है ना, ट्राइड, और इधर भी सेम ही रहेगी, ठीक है। तो ट्राई का मतलब कोशिश करना, ट्राइड, ट्राइड, सेकंड और थर्ड फॉर्म आपकी बन गई। इसी तरह से डिनाई मतलब अस्वीकार कर देना। अब y से पहले है, हाँ भी है, कॉन्सोनेंट है, तो y को बना दो i, y को बना दिया i और फिर लगा दिया ed, डिनाइड बन गया, ठीक है। जैसे कैरी है, कैरी से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो y को बनाना है i, तो देखो y को बना दिया हमने i और उसके बाद क्या लगा दिया, ed लगा दिया, ठीक है, तो कैरिड बन गया, ठीक है। आगे देखो फ्राई, फ्राई करना, तलना, है ना, तो y से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो y को बना दो i और ed लगा दो, तो फ्राइड बन गया। इसी तरह से मैरी का बन जाएगा मैरिड। तो थर्ड रूल क्या कहता है, अगर लास्ट में y है, y से पहले कॉन्सोनेंट है, तो वो जो वर्ड है y उसको बना दो i और उसके बाद लगा दो ed, बस आपका जो सेंटेंस है वो बन जाएगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म आपकी उसमें जो है ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। बस आपको थर्ड फॉर्म कन्वर्ट करने का जो ये रूल है ये याद रखना है, 3-4-5 रूल है, ज्यादा नहीं है, बस आपको ये याद रख लो, आपका जो है 80% काम हो जाएगा। बाकी आप प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी ज्यादा वर्ड्स आपके दिमाग में आएंगे, उतना ज्यादा आपको याद रहेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 4 इसमें हमसे क्या कहता है, ये हमें बोल रहा है कि वर्ब, यदि वर्ब के पहली फॉर्म जो है उसके अंत में वाई है, अभी जैसे पीछे हमने देखा था वही बात बोल रहा है, भाई वाई है वो तो पीछे भी था, ठीक है, तथा वाई के पहले वोबल है, पहले क्या था, कॉन्सोनेंट था, है ना, अब क्या बोल रहा है, वोबल। तो देखो पूरी इंग्लिश की जितनी भी एबीसीडी है वो सब कवर कर दी, कॉन्सोनेंट वाली पीछे कर दी और वोबल वाली बची हुई थी वो अब कवर कर दी, ठीक है। यदि वर्ब की पहली फॉर्म के अंत में वाई है तथा वाई के पहले वोबल है, तो सिर्फ और सिर्फ ईडी जोड़कर सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ब है जिन पर यह नियम लागू नहीं होता है, ये बात भी आपको याद रखनी है, एक्सेप्शनल केस हर जगह होते हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर y से पहले वोबल है, y से पहले वोबल है, अब आपको y को i बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ed लगाना है, ठीक है। चलो देखते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है enjoy, क्या लिखा हुआ है, enjoy।
अब लास्ट में वाई तो है, लेकिन वाई से पहले क्या है, वोबल है, ए ई आई ओ यू। वोबल क्या क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये होते हैं आपके वोबल, ठीक है। इनके अलावा सब कॉन्सोनेंट, तो देखो इनमें से ओ आया हुआ है, वाई से पहले ओ। अब ये क्या बोल रहा है कि वोबल आ गया तो वाई को आई मत बनाओ, डायरेक्ट ईडी लगा दो। तो चलो हमने नहीं बनाया, देखो एंजॉय पूरा लिख दिया, सिर्फ लास्ट में ईडी हमने जोड़ दिया, एंजॉयड बन गया, है ना, यानी कि आनंद लेना। इसी तरह से प्ले है, वाई से पहले क्या है, वोबल है, ठीक है, वाई से पहले वोबल है, तो हमें ईडी लगाना है, ना कि वाई को आई बनाना है, ठीक है। तो ईडी लगा देंगे। अगर कॉन्सोनेंट होता तो वहां पे हम क्या करते, फिर हम वाई को आई बनाते फिर ईडी लगाते। तो प्ले का बन गया प्लेड, तो प्लेड ऐसे बना है। अब आपको समझ में आया कि ये सेकंड फॉर्म कैसे बनी है, थर्ड फॉर्म कैसे बन रही है, ठीक है। जैसे बाय लिखा हुआ है, इससे पहले क्या है, वोबल है, यू आया हुआ है, यहीं से आया हुआ है, तो वाई को डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, रूल फॉलो नहीं हो रहा, इसमें क्या लिखा हुआ था, लेकिन कुछ ऐसे भी जो वर्ब्स हैं जिनमें ये रूल फॉलो नहीं होता है, क्योंकि ये किसके अंदर आ रहा है, आपका एक्सेप्शनल केसेस के अंदर आ रहा है। किसके अंदर, एक्सेप्शनल केसेस के अंदर। और जो आपके सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट में जो एक्सेप्शनल केस है वो है आपका आई, क्या है, आई। आई जो है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लेता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लेता है। आई के साथ वाज भी लगता है और फिर आई के साथ डू भी लगता है। अब डू है भैया प्लूरल और वाज है आपका सिंगुलर, तो आई देखो सिंगुलर और प्लूरल दोनों को ले रहा है, ठीक है। तो ये जो इंग्लिश है ना, एक्सेप्शन हर जगह है, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन बहुत हद तक ये जो है आपका काम आसान करने का काम करेंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बाय का तो आपको खुद ही को पता होना चाहिए। जितने भी सुबह से शाम तक आप काम करते हैं ना, उन सब की पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म आपकी जुबान पर होनी चाहिए। कोई अलग से कोई अनजाना शब्द आ गया है, उसमें इन कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ती है। अच्छा वाई आ रहा है तो मैं ईडी लगा देता हूं पीछे, है ना, उसमें जरूरत पड़ती है। अब बाय की बॉट होती है तो सबको ही पता है, ठीक है, खरीदना। उसके बाद है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना, इसमें ईडी आप लगा दोगे, डिस्ट्रॉयड बन जाएगा। तो हमारा फोर्थ रूल क्या कह रहा है, वाई से पहले वोबल है तो डायरेक्ट ईडी लगा दो, वाई को आई में कन्वर्ट मत करो, ठीक है। और जिन बच्चों को पीडीएफ वगैरह चाहिए, जो 60 डेज की पीछे की पीडीएफ थी क्लासेस की, वो मैंने हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें अपडेट कर दी है, पूरे साइट की 60 दिनों की पीडीएफ। आप चाहें तो वहां से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आगे की जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम पे ही मिलेंगे, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए इंग्लिश विद चिंटू के नाम से। अगर आपको नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फिर भी नहीं समझ में आता है तो इधर नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप टेलीग्राम का लिंक हमसे ले सकते हैं, ठीक है। आगे चलो, इसके बाद देखेंगे रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 हमसे क्या कहता है, यहाँ पे रूल नंबर 5 हमसे क्या कहता है। रूल नंबर 4 और जो रूल नंबर आपका 3rd था उसमें हमने कॉन्सोनेंट और वोवल को लिया था। अब यहाँ पर रूल नंबर 5 क्या बोल रहा है, यदि वर्ब की पहली फॉर्म के अंत में कॉन्सोनेंट है, अब ये वाई की बात तो कर ही नहीं रहा, डायरेक्ट बोल रहा है अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट है तथा कॉन्सोनेंट के पहले सिंगल वोवल है, एक ही वोवल है, ठीक है, तो ईडी जोड़कर वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। अब देखो कहना क्या चाहता है। अब जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है PAT, क्या लिखा हुआ है PAT। अब ये क्या बोल रहा है कि वर्ब की पहली फॉर्म के अंत में कॉन्सोनेंट है। अब ये जो टी है ये कॉन्सोनेंट के अंदर आता है, किसके अंदर आता है, कॉन्सोनेंट के अंदर। ए जो है किसके अंदर आता है, वोवल के अंदर आता है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि वर्ब की लास्ट में कॉन्सोनेंट है, हाँ भी है, तथा कॉन्सोनेंट के पहले एक वोवल है सिंगल, हाँ भी कॉन्सोनेंट से पहले एक सिंगल वोवल है, ए ई आई ओ में से ए है, ठीक है। तो ईडी जोड़कर वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बना दो डायरेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है कि वर्ब की और सेकंड फॉर्म बनाने से पहले क्या लिखा हुआ है, अंत वाला जो कॉन्सोनेंट है उसका डबल कर देना है आपको, क्या कर देना है, डबल, ठीक है। अब ये कहना चाहता है कि ये जो टी है ना इसको डबल कर दो, एक टी को 2 टी कर दो और फिर लगा दो ईडी, क्या लगा दो, ईडी लगा दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, PAT, ये तो यही था पहली फॉर्म। अब यहाँ पे हमने देखा कॉन्सोनेंट है तो इसको डबल कर देंगे, अगर कॉन्सोनेंट से पहले एक सिंगल वोवल है तो, और फिर लगा देंगे ईडी, ठीक है। नेक्स्ट देखना ड्रॉप, ये है आपका कॉन्सोनेंट, ये है आपका वोवल। तो इसने बोला है कि अगर एक कॉन्सोनेंट से पहले वोवल एक है, सिंगल वोवल है, तो क्या करना है आपको, लास्ट का जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देना है। तो एक पी था हमने डबल कर दिया और फिर क्या बोला था ईडी लगाने को, तो हमने क्या लगा दिया, ईडी लगा दिया, ड्रॉप्ड बन गया, ठीक है। इसी तरह से स्टॉप है, कॉन्सोनेंट वोवल, एक सिंगुलर वोवल है तो लास्ट का जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल करो, पी को कर दो डबल, तो हमने पी को कर दिया डबल, फिर लगा दिया ईडी, तो बन गया स्टॉप्ड। तो सेकंड और थर्ड फॉर्म आपकी ऐसे बन जाएगी। रूल नंबर 5 हमारा ये कहता है। आपको समझ में आया कि रूल हमारा क्या कह रहा है, और साथ के साथ आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है।
जिन बच्चों ने नोट्स नहीं बनाए हैं वे नोट्स भी इनके बना सकते हैं। और एक बात और आपको याद रखनी है, क्लासेस कल से टाइम से ही होंगी, आज भी टाइम से ही होती, बस ये थोड़ा सा वॉइस का जो प्रॉब्लम है ना, साउंड की जो दिक्कत थी वो आ गई थी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, रूल नंबर 6 क्या कह रहा है, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके अंत में डी रहता है। क्या रहता है? डी। नॉर्मली डी आपको देखने को मिलेगा, तथा डी को टी में बदलकर वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। अभी क्या बोल रहा है? डी को टी में बदलकर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे कि ये है बेंड, मोड़ना, बेंड कर देना। ठीक है, तो लास्ट में क्या है? डी है। अभी क्या बोला है, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके अंत में डी रहता है, तो डी को टी में बदलकर सेकंड और थर्ड फॉर्म बना दो। तो डी को बना दो टी, यानी कि डी को रिप्लेस कर दो टी से। अब बेंड में आप डी की जगह टी लिख दोगे तो बन जाएगा बेंट, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी बेंट हो जाएगी। ठीक है, स्पेंड, स्पेंड में डी को रिप्लेस कर दो टी से तो स्पेंट बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बिल्ड, बिल्ड में डी को रिप्लेस कर दो टी से तो बिल्ट बन जाएगा। सेंड, सेंड में डी को रिप्लेस कर दो टी से तो बन जाएगा सेंट। ठीक, तो इनको आप ऐसे याद रखोगे। तो रूल नंबर 6 आपके समझ में आया। जो आपकी वर्ब की पहली फॉर्म है या उसके लास्ट में डी है, ज्यादातर जो डी है वो टी बन जाता है। ठीक है, बाकी हर किसी में लागू नहीं होगा, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, इसको बोलना नहीं है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? रूल नंबर 7 कहता है कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके अंत में डी और टी रहता है। अभी हमने पीछे सीखा कि डी को हमें टी में बदलना है, अब ये बोल रहा है कि डी भी रहता है और टी भी रहता है, तथा इसके पहले डबल वोवल का प्रयोग होता है। अब ये क्या बोल रहा है? डी रहेगा और टी रहेगा, और उससे पहले क्या रहेगा? डबल वोवल रहेगा। ए ई आई ओ यू में से कोई भी वर्ड 2 बार आएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में एक वोवल को हटा करके वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। अब जैसे कि लिखा हुआ है BLEED, ठीक है, ब्लीड। अब यहां पे देखो, इसको इधर समझते हैं, BLEED। अब ये क्या बोला है कि कुछ वर्ब की पहली फॉर्म्स ऐसी होती हैं जिनके लास्ट में डी होगा या टी होगा, तो हमें क्या मिला है? डी। उससे पहले 2 वोवल होंगे, तो देखो 2 है ना, सेम टू सेम ई। अब जरूरी नहीं है हर बार सेम टू सेम ही हो, आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर आपको सेम टू सेम मिलेगा। ठीक है, तो 2 वोवल हो गए। अब ये क्या बोल रहा है कि हम जब सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं ना, तो जो वोवल हैं उनमें से एक वोवल को हटा देते हैं। अब 2 हैं, इनमें से एक को हटा दो, मान लो हमने एक ई को हटा दिया तो BLED बचेगा, तो BLED हमने यहाँ पे लिख दिया। सेकंड फॉर्म आपकी, थर्ड फॉर्म ऐसे बनेगी। अब जैसे फीड है, किसी को फीड का मतलब होता है खिलाना। ईट एक होता है ईट, ईट का मतलब होता है खाना, खुद खाना। ठीक है, फीड का मतलब होता है किसी को खिलाना। ठीक, अब देखो, तो अब जैसे अब जो सेंटेंसेस सुनते हैं ना कि भाई वो उसको खाना खिला रहा है, तो यहाँ पे ईटिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फीड का इस्तेमाल होता है। चलो अब सीखते हैं। तो लास्ट में क्या है? डी। डी से पहले 2 बार क्या है? डी से पहले 2 बार ई है, तो एक ई को गायब कर दो, FED लिख दो, सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी FED। ठीक है, जैसे शूट है, इसमें से एक ओ को गायब कर दो, लास्ट में क्या है? टी है, क्योंकि ई, डी और टी इन दोनों में से कोई एक मिलेगा और पहले 2 वोवल मिलेगी, तो दोनों वोवल में से एक वोवल गायब कर दो, आपका सेंटेंस जो है वो बन जाएगा। ठीक है, आपकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। आगे देखो, ब्रीड, एक ई को गायब कर दो तो BRED इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में काउंट हो जाएगी। मीट, इसकी एक ई को हटा दो तो मैट बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप रूल नंबर 7 को समझ सकते हैं। यदि लास्ट में डी या टी में से कोई मिलता है और उससे पहले 2 बार वोवल आता है, तो एक वोवल को हटा दो और आपका सेंटेंस जो है वो बनेगा। ठीक है, सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो बन जाएगी। रूल नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है? रूल नंबर 8 कह रहा है कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके अंत में डी या टी रहता है तथा उनकी वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या रहती है? फर्स्ट फॉर्म के समान ही रहती है। ठीक है, इनमें क्या है? लास्ट में टी है या डी है या टी है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो डी या टी रहता है तथा उनका सेकंड और वर्ब जो थर्ड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म के समान ही रहती है। कहने का मतलब ये है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों सेम सेम रहेंगी। ठीक है, अब ये जो वर्ब्स होती है इनको ना, जो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ये पढ़ रहे हैं, इनको ना असलियत में 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होती है रेगुलर वर्ब्स, एक होती है इररेगुलर वर्ब्स। इनको हम आगे पढ़ेंगे, इनके जो टाइप्स हैं अलग अलग। रेगुलर वर्ब्स जिनमें ईडी लगता है, इररेगुलर वर्ब्स जिनमें ईडी नहीं लगता। ये सब की सब क्या है? इररेगुलर वर्ब्स हैं आपकी। ठीक है, जैसे कि हिट हो गया, पुट हो गया, कट हो गया, कुछ इसको कुट बोलते हैं ना, कुट। अच्छा एक बात देखो, अगर हम इंग्लिश ग्रामर को, जैसे हम जब छोटे थे, बच्चे थे, तो इंग्लिश को किससे पढ़ते थे? वो कै काकी से पढ़ते थे। 12 खड़ी, हिंदी में बोलते हैं 12 खड़ी। कै का मतलब सी, कै का मतलब के, ऐसे पढ़ते थे ना।
अगर उस हिसाब से पढ़े तो कुट बनेगा, कट थोड़ी बनेगा, है ना। चलो, तो ऐसे ही आपका कट हो गया, कोस्ट हो गया और शट हो गया, यानी कि बंद करना। तो ये सब की सब क्या है, ये सब की सब आपकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपकी इनकी सेम ही रहने वाली है, ठीक है। फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म कैसे बनेगी और बता देता हूं एक बार। थर्ड फॉर्म तक तो देख लिया, फोर्थ फॉर्म आपको बनानी है तो क्या करना है, पहली फॉर्म में आईएनजी लगाना है, ठीक है। वर्ब की पांचवी फॉर्म बनानी है तो क्या करना है, वर्ब की पहली फॉर्म में एस या ईएस लगाना है। अब ये पीछे जितने भी हमने पढ़ी है ना, ये वर्ब कोई सी भी वर्ब हो, चाहे कोई सा भी रूल के अंदर हमने पढ़ी हो, सबकी फोर्थ फॉर्म आईएनजी लगा के बनेगी, ठीक है। अब जैसे हिट है तो इसमें आईएनजी लगेगा, पुट में, कट में, कोस्ट में, शट में, सब में आपका आईएनजी लगेगा। और पांचवी फॉर्म बनानी है तो सब में आपको क्या लगेगा, एस या ईएस आपका लगने वाला है, ठीक है। तो बस फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म तो फिक्स है, इनमें तो किसी भी फॉर्म में आईएनजी लगा दो तो फोर्थ बन जाएगी, किसी में भी एस या ईएस लगा दो तो आपकी फिफ्थ बन जाएगी, ठीक है। बाकी एस लगेगा या ईएस, इसमें भी सवाल होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ गिने चुने शब्द होते हैं, यदि वो आपके वर्ड के लास्ट में आ रहे हैं, जैसे एस हो जाता है ना, इनको मैं इंडेफिनेट में पढ़ाऊंगा, एस हो गया, डबल एस हो गया, एक्स हो गया, जेड हो गया, सी एच हो गया, इस तरह से कुछ शब्द है, ठीक है। अगर ये आते हैं तो इसमें एस लगेगा या एस लगेगा, इनके अलावा कुछ और आता है तो ये सारी चीजें मैं आपको जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे तो उसमें मैं इन रूल्स के बारे में आपको अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि वहां पर ही ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। और सबसे ज्यादा क्या होता ही वहां पे है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होता है एस या एस का, और वहीं पे मैं आपको इनको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है भाई, ठीक है, क्योंकि आज थोड़ी लेट जो है स्टार्ट हुई थी। बाकी जो बच्चे कोर्स वगैरह लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, अल्फा स्पोकन इंग्लिश ऐप है, प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई इशू है तो व्हाट्सएप पे आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो भाई आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे किसी नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को भी सभी बच्चे लाइक जरूर कर देंगे जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, ठीक है। चलो, जीनियस स्टडी स्टेशन बोल रहे हैं, सिक्स फॉर्म गो टू स्लीप। अच्छा भाई, जीनियस ने तो नाम ही जीनियस है भाई, क्या है ना, जैसा नाम वैसे काम। तो भाई सिक्स्थ फॉर्म जीनियस ने बना दी है, 5 फॉर्म तक तो अब तक सबने बनाया था, ठीक है। तो जीनियस ने सिक्स्थ भी बना दिया, तो इसको भी देख लो भाई, जीनियस को समझा दो थोड़ा बहुत, ठीक है। ज्यादा जीनियस होना भी खतरनाक हो सकता है कई बार। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड नाइट, टाटा, बाय बाय। और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर भी करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।